हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम देख रहे हैं हमारे केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले हमको केमिकल बॉन्डिंग आपके केमिस्ट्री की एक बेसिक चैप्टर है केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा। अगर आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग समझ लिया तो काफी ज्यादा आगे आने वाली केमिस्ट्री आपके लिए इजी हो जाएगी। तो अगर पीरियोडिक टेबल अगर आपको आता है तो केमिकल बॉन्डिंग समझने में आपको काफी इजी रहेगा। केमिकल बॉन्डिंग आपका मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअली में होता क्या है? तो केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअली में आपका क्या होता है, जब दो एटम ए और बी आपस में कंबाइन होंगे तो वो अपने सिस्टम की एनर्जी को डिक्रीज करेंगे, और सिस्टम की एनर्जी को डिक्रीज करेंगे एक सफिशिएंट अमाउंट में, तो वो स्टेबिलिटी को गेन करेंगे। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं बच्चों, यहां पर ए और बी, ए प्लस बी आपका कंबाइन होके आपका बना ए बी। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या हुआ, एक सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई। यहां से हमारी क्या हुई, एक सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई। अब यहां पर जो हमारी एनर्जी रिलीज हुई, एक सफिशिएंट एनर्जी अब हमारी क्या हुई बच्चों, यहां पर रिलीज हुई, सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी हमारी रिलीज हुई। और जो हमारी यहां पर एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, वो हमारा क्या होगा बच्चों, एक्सोथर्मिक फिनोमिना। इसका मतलब हमारा ये क्या होगा बच्चों, एक्सोथर्मिक फिनोमिना। इसका मतलब ये हमारा होगा बच्चों एक्सोथर्मिक फिनोमिना। ये एक टाइप का कौन सा फिनोमिना होगा बच्चों, एक्सोथर्मिक फिनोमिना। ये आपका एक टाइप का कौन सा फिनोमिना होगा, एक्सोथर्मिक फिनोमिना होगा। ठीक है, एक्सोथर्मिक फिनोमिना होगा ये एक टाइप का। ठीक है, तो ध्यान रखना, बॉन्ड फॉर्मेशन आपका एक टाइप का एक्सोथर्मिक फिनोमिना होगा, जिसमें जो सिस्टम ऑफ एटम आपस में कंबाइन होके अपने एनर्जी को एक सफिशिएंट अमाउंट में डिक्रीज कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि ये एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। एनर्जी को रिलीज करेंगे तो एक सफिशिएंट अमाउंट में आपके एनर्जी को डिक्रीज करेंगे टू गेट स्टेबिलिटी, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूं, जिस एटम की एनर्जी ज्यादा होती है वो लेस स्टेबल होता है, और जिस एटम की एनर्जी कम होती है वो हायर स्टेबल होता है। तो यहां से जब ये सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी रिलीज कर देगा, तो ये जो ए बी सिस्टम है इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। जब इसकी एनर्जी कम हो गई, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये अपने आप को स्टेबिलिटी ऑब्टेन कर चुका है। तो अब हम देख लेते हैं एक एक करके। और व्हाट इज बॉन्डिंग, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है, बॉन्डिंग क्या होता है। तो बॉन्डिंग मैं आप लोगों को बता देता हूं, बॉन्डिंग आप लोगों के सामने मैं बता देता हूं, यहां पर लिख लेना। बॉन्डिंग इज अ फिनोमिना, सिंपल डेफिनेशन में आप लोगों को लिखवाऊंगा, ज्यादा टिपिकल नहीं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, बॉन्डिंग इज अ फिनोमिना, बॉन्डिंग इज अ फिनोमिना, बॉन्डिंग इज अ फिनोमिना, बॉन्डिंग इज अ फिनोमिना in which system of atoms will decrease sufficient amount of energy, will decrease energy in a sufficient amount, will decrease energy, ऐसे लिखो, will decrease energy in a sufficient amount to get stability। ठीक है, to get stability, bonding is a phenomena in which system of atom will decrease the energy in a sufficient amount to get stability when they combine together। सिंपल बोल सकते हैं when they combine together। ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, when they combine together। आप समझ में आ गया, अपने आप को कंबाइन करके, when they combine together मतलब क्या है बच्चों, यहां पर अपने आप को कंबाइन करके ये
सिस्टम ऑफ एटम ने अपनी एनर्जी को डिक्रीज कर ली, और जो एनर्जी को डिक्रीज की एक सफिशिएंट अमाउंट में की है अपने आप को स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए, अपने आप को क्या करने के लिए, स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए। अब देखो यहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 100 किलो जूल पर मोल होती है, 100 किलो जूल पर मोल होती है। ये आपकी जनरली कोवेलेंट बॉन्ड के लिए होगी, आयोनिक बॉन्ड के लिए होगी, या फिर आपके यहां पर मेटालिक बॉन्डिंग के लिए होगी। किसके लिए होगी बच्चों, मेटालिक बॉन्डिंग के लिए। तो यहां पर इस तरीके से कुछ एनर्जी को रिलीज करते बच्चों, जो आपका क्या है बच्चों, 100 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होता है। ठीक है, आई होप सो कि अब आपको बॉन्डिंग का मीनिंग समझ में आ गया होगा। बॉन्डिंग किसे बोलते हैं बच्चों, ठीक ना, बॉन्डिंग किसे बोलते हैं। अब देखो यहां पर कॉजेज ऑफ बॉन्डिंग होने का कारण क्या है, बॉन्डिंग होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, वो समझते बच्चों हम लोग। कॉजेज ऑफ बॉन्डिंग होने का रीजन क्या है। अब देखो कॉजेज ऑफ बॉन्डिंग में क्या होगा बच्चों, यहां पर कॉजेज ऑफ बॉन्डिंग में आपका क्या होगा बच्चों, देख लेते हैं यहां पर कॉजेज ऑफ बॉन्डिंग में। थियरी ऑफ बॉन्डिंग समझते हैं। यहां पर थियरी ऑफ बॉन्डिंग दो टाइप की है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थियरी ऑफ बॉन्डिंग। देयर आर टू टाइप ऑफ थियरी फॉर बॉन्डिंग के लिए यहां पर दो टाइप की थियरी है। आप लोगों ने दोनों पढ़ी हुई है, ठीक है, पहले नहीं पढ़ी होगी, ये वाली आप लोगों ने पढ़ी हुई है। ओल्ड कॉन्सेप्ट एक आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और एक आपका कौन सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अब आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, ओल्ड कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिस एटम के अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन फुलफिल नहीं होते, अपने वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है या फिर इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इलेक्ट्रॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, मतलब सिंपल बात है। फॉर कंप्लीट इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए अगर कोई एटम किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है और किसी के साथ या फिर एटम का पार्टनरशिप करता है, तो इस टाइप का कंसेप्ट जो होता है वो आपका ओल्ड कंसेप्ट में आता है। देखो मैं लिखाता हूं, आप लोग समझना। ओल्ड कंसेप्ट क्या होता है बच्चों, यहां पर ओल्ड कंसेप्ट मैं आप लोगों को लिखाता हूं यहां पर ओल्ड कंसेप्ट। तो सबसे पहले ओल्ड कंसेप्ट समझते हैं। ओल्ड कंसेप्ट, ठीक है, मैं एक एक करके हम लोग सब समझेंगे बच्चों। ओल्ड कंसेप्ट, तो ओल्ड कंसेप्ट बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल। ओल्ड कंसेप्ट बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल। आपकी जो ओल्ड कंसेप्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों, ऑक्टेट रूल के ऊपर बेस्ड है। ओल्ड कंसेप्ट आपके किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों, ऑक्टेट रूल के ऊपर बेस्ड है। which tells that any atom does bonding to attain noble gas electronic configuration। और मैंने आप लोगों को बताया था नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका सबसे ज्यादा स्टेबल आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए क्या करता है, मॉलिक्यूल आपका क्या करता है बच्चों, मॉलिक्यूल आपका बॉन्डिंग करता है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 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 मोस्ट स्टेबल
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता है, नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग ध्यान रखो, आप लोग ध्यान रखो, ठीक है ना। तो इस तरीके से था हमारा कौन सा कंसेप्ट बच्चों? ओल्ड कंसेप्ट। ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से यहां पर क्या होगा, ठीक है, यहां पर हम बोलेंगे मेटल लूजेस, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन एंड अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब मेटल आपका इलेक्ट्रॉन को लूज करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है। एंड नॉन मेटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल क्या करेगा बच्चों? नॉन मेटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब मेटल आपका इलेक्ट्रॉन को लूज करके नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है और नॉन मेटल आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहां पर। अब देखो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं और इसके लिए वैलेंसी डिसाइड होती है। तो इतना आप लोग समझ जाओ, बस इतना काफी ज्यादा है, इतना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आप लोग ना करो, इतना ही करो। तो मेटल लूज करेगा, मेटल उतने ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा जब तक ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आता, और नॉन मेटल उतने ही टाइम तक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा जब तक ये आपके नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन नहीं कर पाता है, तब तक ही आपका करेगा। ठीक है, यहां तक आई होप कि आप लोगों को आ गया होगा समझ में। काफी इजी था, काफी सिंपल था बच्चों। यहां तक आई होप कि आप लोगों को आ गया होगा समझ में, तो आप लोग देख लेना यहां तक। ठीक है, अगला मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चों, नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पर। नेक्स्ट में आप लोगों को बता देता हूं यहां पर कॉजेज ऑफ बॉन्डिंग तो आ गया। तो ये बॉन्डिंग था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आज। कल से हम बहुत ज़्यादा अपर लेवल पर जाएंगे एक साथ, तो आप लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट को थोड़ा सा फोकस करो। अब देखो मॉडर्न कंसेप्ट आपका एनर्जी पे बेस है। ठीक है, मॉडर्न कंसेप्ट जो है बच्चों, जो मैंने पहले डेफिनेशन लिखाई थी वो आपको मॉडर्न कंसेप्ट से ही लिखाई थी। मॉडर्न कंसेप्ट आपके एनर्जी के ऊपर बेस है। मॉडर्न कंसेप्ट आपके किसके ऊपर बेस है बच्चों? एनर्जी के ऊपर। तो हमारा मॉडर्न कंसेप्ट क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलूंगा, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, बॉन्डिंग हैपन टू डिक्रीज द एनर्जी, बॉन्डिंग happens to decrease the energy in a sufficient amount, मतलब आपके बॉन्डिंग क्यों होती है? एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में। ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट में, ठीक है, सो दैट स्टेबिलिटी विल इंक्रीज, सो दैट स्टेबिलिटी विल इंक्रीज, आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, इसीलिए यही कंसेप्ट है, स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। अब देखो कैसे होगा बच्चों, ये मैं बता देता हूं। थोड़ा सा यहां पर फिजिक्स का आपका कंसेप्ट चलेगा, ठीक है ना। आपका जो केमिस्ट्री है, आपका जो यहाँ पर केमिस्ट्री है, वो आपका अप्रोक्सीमेट आपका कूलम्बिक फोर्स से रिलेटेड है। तो यहां पर देख लेते हैं, एक पॉइंट में आप लोगों को लिखा देता हूं बच्चों, मैंने आपको पहले भी लिखाया था, रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड स्टेबिलिटी, एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशनशिप है, ये आपको लिखना है, बच्चों। एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या आपका रिलेशनशिप है, ये आपको मैं बता देता हूं अभी। देखो यहां पर सिंपल समझना, एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशनशिप है,
ठीक है, मैं आपको सिंपली बताता हूं। तो यहां पर देखो हम कूलम्बिक फोर्स को लेंगे। देखो यहां पर दो चार्ज है, यहां पर दो चार्ज है, एक आपका Q1 है और एक आपका Q2 है। ठीक है, जब ये दोनों चार्ज आपस में, ठीक है, दो कंडीशन बना लेंगे, यहां पर दो कंडीशन बना लेंगे। ठीक है, यहां पर दो कंडीशन बनाता हूं मैं। अब इसके लिए कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों आपका KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और आपके एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? KQ1 Q2 बाई R। ये आपका होता है एनर्जी का फॉर्मूला। ये आपका किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहां पर बात को ध्यान से समझना, यहां पर हम मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, एनर्जी आपका ऐसे ही रहेगा। ये आपका वेक्टर होता है ना, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये आपका कौन सा क्वांटिटी होता है? फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें माइनस प्लस आएगा तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना, माइनस प्लस, माइनस आपकी क्या बताएगा बच्चों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, और प्लस आपकी क्या बताएगा? यहाँ पर माइनस और प्लस, यहाँ पर माइनस आपकी क्या बताएगा बच्चों? माइनस आप क्या बताएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बताएगा। और यहां पर जो आपका प्लस चार्ज होगा वो आपका क्या बताएगा बच्चों? फोर्स ऑफ रिपल्शन, रिपल्सिव फोर्स को बताएगा। मतलब ये है कि ऑल अबाउट क्या बताएगा बच्चों? फोर्स ऑफ रिपल्शन बताएगा, ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताएगा। ठीक है, यहां तक। अब यहां पर जो प्लस माइनस चार्ज आएगा वो आपके मैग्नीट्यूड के साथ आएगा। यहां पर जो प्लस माइनस चार्ज आएगा, यहां पर जो प्लस माइनस चार्ज आएगा वो आपका मैग्नीट्यूड के साथ आएगा। तो यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहां डायरेक्शन को बता रहा है, यहां डायरेक्शन को बता रहा है। अगर आपका माइनस चार्ज आया तो ये दोनों चार्ज ऐसे जा रहे हैं, अगर प्लस चार्ज आया तो ये दोनों चार्ज आपके इस तरीके से मूव हो रहे हैं। मतलब ये वाला इधर, ये वाला इधर, अगर प्लस चार्ज आ रहा है तो, अगर माइनस चार्ज आ रहा है तो ये ऐसे मूव हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये डायरेक्शन के अबाउट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं यहां समझाता हूं बेटा, समझना। when Q1 and Q2 is opposite charge, जब Q1 और Q2 आपका अपोजिट चार्ज होंगे, जब Q1 और Q2 दोनों आपके अपोजिट चार्ज होंगे तो फोर्स क्या होगा बच्चों? यहां पर फोर्स इक्वल टू आपका हो जाएगा बच्चों माइनस KQ1 बाई Q2 बाई R स्क्वायर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हुआ? तो आपका क्या हुआ यहां पर? अट्रैक्शन फोर्स, फोर्स अब में नेगेटिव साइन आ रहा है तो ये आपको क्या बता रहा है बच्चों? अट्रैक्शन फोर्स को बता रहा है। कौन से फोर्स को बता रहा है बच्चों? अट्रैक्शन फोर्स को बता रहा है। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं। यहां पर अट्रैक्शन फोर्स को बता रहा है, और अगर मैं इसके लिए एनर्जी निकालना चाहूं, अगर मैं बच्चों इसके लिए एनर्जी निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा बच्चों? अगर मैं इसके लिए एनर्जी निकालना चाहूं तो यहां पर एनर्जी निकालूंगा तो क्या आएगा बच्चों? ठीक है, एनर्जी अगर मैं इसके लिए निकालना चाहूं इस टर्म पर, तो जब दोनों अपोजिट होंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस KQ1 Q2 बाई R। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आया, अगर माइनस में अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी आता है तो इसका मतलब एनर्जी विल डिक्रीज, एनर्जी कम हुई, एनर्जी विल डिक्रीज, एनर्जी आपकी क्या हुई बच्चों? कम हुई। इसका तो मीनिंग आपका निकलेगा यही। अगर मैं कर दूं कि व्हेन बोथ चार्ज आर both charge is similar, when Q1 and Q2 are similar, जब आपका Q1 और Q2 दोनों आपके सिमिलर हो जाए तब क्या होगा बच्चों? समझते हैं, यहां पर काफी इजी है। देखो, फोर्स बिटवीन KQ1 Q2 आपका दोनों सिमिलर हो गया तो यहां पर आपका R स्क्वायर। अब यहां पर कौन सा फोर्स लगा? यहां पर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आया? सॉरी, यहां पर साइन कौन सा आया? प्लस आया। प्लस साइन का मतलब कौन सा फोर्स होगा बच्चों? आपका रिपल्सिव फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा बच्चों? यहां पर रिपल्सिव फोर्स होगा। इसका मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करेगा। अब फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट किया तो अगर मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहूं
अब दोनों सिमिलर साइन है तो K Q1 Q2 बाई R। अब यहां पर प्लस साइन है, अब जब यहां पर प्लस साइन है इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी विल डिक्रीज, एनर्जी आपकी बढ़ी है, एनर्जी विल डिक्रीज, सॉरी एनर्जी विल इंक्रीज, एनर्जी विल इंक्रीज, एनर्जी आपकी बढ़ी है बच्चों, तो यहां पर आपके एनर्जी बढ़ी है। अब देखो यहां पर रिपल्सिव फोर्स में एनर्जी बढ़ी है और अट्रैक्टिव फोर्स में एनर्जी आपकी घटी है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को सिंपली बताता हूं। यहां पर मैंने चार्ज सिस्टम को लेके बताया। अब देखो यहां पर, अब देखो जो ज्यादा एनर्जी आपकी मतलब डिक्रीज करेगा, मतलब आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर ज्यादा एनर्जी डिक्रीज करेगा, तो एनर्जी डिक्रीज कैसे करेगा, एनर्जी डिक्रीज कैसे करेगा, अपने में से एनर्जी को रिलीज करने के लिए फॉर डिक्रीजिंग एनर्जी, एनर्जी विल रिलीज्ड, हमको एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। एनर्जी विल हैव टू रिलीज, एनर्जी विल हैव टू रिलीज, एनर्जी हमको रिलीज करना पड़ेगा। अब जब मैंने एनर्जी को रिलीज कर दिया, देन दिस फिनोमिना इज एक्सोथर्मिक फिनोमिना, दिस फिनोमिना इज एक्सोथर्मिक फिनोमिना। इसका मतलब ये फिनोमिना आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सोथर्मिक फिनोमिना हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां तक तो समझ में आ गया। अब बात को ध्यान से समझना कि अगर जो मॉलिक्यूल अपने में से एनर्जी को रिलीज कर देगा वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। एंड फाइनली स्टेबिलिटी विल ऑब्टेन, स्टेबिलिटी विल बी ऑब्टेन, मतलब उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑब्टेन हो जाएगा, स्टेबिलिटी विल बी ऑब्टेन। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए क्या होगा बच्चों, एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और एब्जॉर्ब करना मतलब एंडोथर्मिक फिनोमिना, एंडोथर्मिक फिनोमिना मतलब स्टेबिलिटी विल बी अनस्टेबिलिटी विल ऑब्टेन, आपकी वहां अनस्टेबिलिटी ऑब्टेन होगी। तो उसके लिए वाइस वर्सा ही है। तो यहां पर समझ लेते हैं, यहां पर मैं सीधा लिख देता हूं, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी बोल सकते हैं। अगर आपकी एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, स्टेबिलिटी घटेगी। हाँ, ये वाला सही है। अगर आपकी एनर्जी बढ़ रही है इसका मतलब आपकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है बच्चों, घट रही होगी, ऐसा बोल सकते हैं। सिंपली है ना, एनर्जी बढ़ेगी इसका मतलब स्टेबिलिटी घटेगी। अब अगर आपकी स्टेबिलिटी एनर्जी बढ़ रही है तो एनर्जी क्यों बढ़ रही होगी, ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स, ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स की वजह से बढ़ रही होगी। ठीक है, और एनर्जी घटेगी कैसे, जब आपका अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, जब आपका अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तब आपकी एनर्जी घटेगी, और जब आपका रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा तो आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि ड्यू टू द अट्रैक्शन आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, और ड्यू टू द रिपल्शन आपकी क्या होती है बच्चों, स्टेबिलिटी घटती है। तो ये कुछ आपका मतलब यहाँ पर ये कुछ आपका रिलेशनशिप था। इस लाइन से भी वही मुझे ऑब्टेन मिला, बस इसको जस्ट उल्टा कर दो, एंड वाइस वर्सा, एंड ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपके एनर्जी और फोर्स के बीच क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप ध्यान रखना बच्चों, काफी ज्यादा काम में आएगी। अगले लेक्चर में काफी ज्यादा आप लोगों के मैं काम में लेने वाला हूं। ठीक है, ठीक है, यहां तक। अब देखो यहां पर अब मैं आप लोगों को बता देता हूं बॉन्डिंग हमको हमारे सिलेबस में कितने टाइप के हैं और कितने टाइप के पढ़ने।
वो मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चों, ताकि आप लोगों को फिर आपको लोगों को समझ में आ जाए। ये पहले लेक्चर में स्टेबिलिटी और आपके स्टेबिलिटी और एनर्जी से रिलेटेड कंसेप्ट को आप लोगों को स्ट्रॉन्ग कर लेना है बच्चों। एनर्जी से रिलेटेड कंसेप्ट को आप लोगों को क्या कर लेना है, कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग कर लेना है। अगर आपने एनर्जी से रिलेटेड कंसेप्ट को कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आने लग जाएगा बच्चों। काफी इजी जाएगा चैप्टर आप लोगों के लिए, ठीक है ना, काफी इजी जाएगा। मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं एक टाइप ऑफ बॉन्डिंग। आपके यहां पर टाइप ऑफ बॉन्डिंग लेनी है तो देख लेते हैं। यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं टाइप ऑफ बॉन्डिंग। टाइप ऑफ बॉन्डिंग पहले समझना। बॉन्डिंग आपके दो टाइप में हम लोग पढ़ेंगे। एक हमारा होगा प्राइमरी बॉन्डिंग, एक हमारा होगा प्राइमरी बॉन्डिंग, एक हमारा होगा सेकेंडरी बॉन्डिंग। एक हमारा कौन सा होगा बच्चों, प्राइमरी बॉन्डिंग, और एक हमारा होगा सेकेंडरी बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारा एक ये हो गया प्राइमरी बॉन्डिंग, और यहां पर मैं लिखूंगा सेकेंडरी बॉन्डिंग। ये मैंने लिख दिया सेकेंडरी बॉन्डिंग, ठीक है। अब प्राइमरी बॉन्डिंग मेरा क्या, प्राइमरी बॉन्डिंग के अंदर कौन कौन से बॉन्ड आएंगे बच्चों, हमारे आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड बोल सकते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसके अंदर एग्जांपल होंगे बच्चों आपके आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, वंडरवॉल बॉन्ड, ठीक है। वंडरवॉल बॉन्ड इसको हम बोलते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्स। लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी बोलते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसको इंड्यूस डाइपोल मोमेंट। ये बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ तक आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। वंडरवॉल बॉन्ड आपका प्राइमरी बॉन्डिंग में भी आएगा, ठीक है। अब सेकेंडरी क्या होगा बच्चों आपका, सेकेंडरी आपका होगा बच्चों यहाँ पर डाइपोल बॉन्डिंग। यहाँ पर बोल सकते हैं सेकेंडरी बॉन्डिंग का एग्जांपल डाइपोल बॉन्डिंग, ठीक है। पहला तो ये वाला एग्जांपल मैंने ले लिया सेकेंडरी बॉन्डिंग में, डाइपोल बॉन्डिंग। और एक हो जाएगा बच्चों डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, एक हो जाएगा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल बॉन्डिंग, और एक हो जाएगा बच्चों आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये आपके कुछ बॉन्डिंग है, ठीक है। अब देखो प्राइमरी बॉन्ड, सेकेंडरी बॉन्ड आपका क्या होता है और प्राइमरी बॉन्ड क्या होता है। सेकेंडरी बॉन्ड आपके जनरली या आपके इट टेल्स अबाउट स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल। ये आपके किसको बताता है, मॉलिक्यूल के स्टेट के बारे में ज्यादा बताता है। ये आपको किसके बारे में बताएगा बच्चों, मॉलिक्यूलर स्टेट के बारे में बताएगा। मॉलिक्यूलर स्टेट कि आपका फिजिकल, आपका लिक्विड है, गैसेस स्टेट में होगा या फिर कौन से स्टेट में होगा, ये सारा आपका सेकेंडरी बॉन्डिंग की से आप लोगों का डिफाइन होगा। प्राइमरी बॉन्डिंग फर्स्ट बॉन्डिंग इन बिटवीन एटम के बीच जो पहली बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी बच्चों, हमेशा एटम के बीच की बॉन्डिंग बिटवीन एटम के बीच की बॉन्डिंग आपकी हमेशा कौन सी होगी बच्चों, आपके प्राइमरी बॉन्डिंग। पहले दो एटम आपस में कंबाइन होंगे, अब जब दो एटम आपस में कंबाइन होंगे तो अब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे। अब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे तो वहां स्टेट देखना पड़ेगा, और यहाँ पर हमको एटम के टाइम में हमको प्राइमरी बॉन्डिंग देखना पड़ेगा। यहाँ पर एक पॉइंट है बच्चों, नोट डाल के लिख सकते हो, समझना। प्राइमरी बॉन्डिंग बेटा जब तक आपका प्राइमरी बॉन्डिंग नहीं बनेगा, ये बात ध्यान रखना,
जब तक आपके प्राइमरी बॉन्डिंग नहीं बनेगा, जब तक आपके प्राइमरी बॉन्डिंग नहीं होगा, इसका मतलब आप लोग बोलोगे कि सेकेंडरी बॉन्डिंग हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। सेकेंडरी बॉन्डिंग हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। समझना, प्राइमरी बॉन्डिंग और सेकेंडरी बॉन्डिंग हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो जाएगा। इस पॉइंट को थोड़ा सा समझो। मैं अगर आप लोगों को बोलूंगा कि मैं आप लोगों को अगर प्राइमरी बॉन्डिंग डिफाइन कराऊंगा तो मैं आप लोगों को सिंपल बोलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझो, एग्जाम्पल के लिए इन H2O मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है बच्चों? H2O मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है? इन H2O मॉलिक्यूल O एटम एंड ऑक्सीजन एटम, O एटम एंड हाइड्रोजन एटम combined each other and form molecule, ठीक है। और bonding which is present in between O atom and H atom is called प्राइमरी बॉन्डिंग। उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? प्राइमरी बॉन्डिंग बोलेंगे। बात क्लियर है? बट क्या होगा बच्चों? बट यहां समझना, इफ H2O मॉलिक्यूल यहां पर H2O मॉलिक्यूल के साथ क्या कर जाए बच्चों? इंट्रैक्शन में हो। H2O मॉलिक्यूल के साथ इंट्रैक्शन में हो, मतलब क्या हो बच्चों यहां पर? if interaction between molecules then this interaction will be defined by सेकेंडरी बॉन्डिंग, ठीक है। सेकेंडरी बॉन्डिंग मीन्स क्या समझेंगे? अगर मेरे पास O एटम है और H एटम के बीच जो इंटरेक्शन होगा, ये आपका कौन सा होगा बच्चों? प्राइमरी बॉन्डिंग से एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये आपका प्राइमरी बॉन्डिंग से ही एग्जिस्ट कर रहा होगा। आप कौन सा होगा वो बात की बात है, ये आपका प्राइमरी बॉन्डिंग। लेकिन जब H2O मॉलिक्यूल आपके H2O मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन कर रहा होगा, इस टाइप में क्या होगा? इस टाइप में आपके जो इंटरेक्शन होगा, ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी बॉन्डिंग का एग्जाम्पल। सिंपल डेफिनेशन के थ्रू मैंने बताया, सिंपल लैंग्वेज में जितना बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा सिंपल लैंग्वेज, वैसे ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को इसके बारे में लिखवा दिया है। सिंपल लैंग्वेज में, इससे ज्यादा कोई सिंपल लैंग्वेज आपकी होती नहीं है बच्चों। इससे ज्यादा कोई सिंपल लैंग्वेज आप लोगों की होती भी नहीं है बच्चों। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को लिखवा दिया है, ठीक है ना। आप लोग अगर इतना कर लोगे तो हो जाएगा आप लोगों का। नाउ अब मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चों, इसमें वंडरवॉल बॉन्डिंग एक्चुअली आपके लाई करता है प्राइमरी बॉन्डिंग और सेकेंडरी बॉन्डिंग में भी, ठीक है। वंडरवॉल बॉन्डिंग आपका लाई करता है प्राइमरी बॉन्डिंग और सेकेंडरी बॉन्डिंग में भी लाई करता है। ये कैसे लाई करता है वो मैं बताता हूँ। इसमें नोट डाल के यहीं पर लिख लेना, इसको मैंने लिखा दिया, अब इसी के नीचे लिखा देता हूँ नोट डाल के, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते, नोट डाल के लिख लेना, स्पेशल नोट डाल के। वंडरवॉल बॉन्डिंग act as primary as well as secondary bonding,
प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी बॉन्डिंग, आपके प्राइमरी के साथ साथ आपके सेकेंडरी बॉन्डिंग से भी मतलब आपका वैन डर वाल बॉन्डिंग होता है। वो वैन डर वाल बॉन्डिंग आपके कभी कभी प्राइमरी बॉन्डिंग की तरह भी एक्ट करेगा, कभी कभी सेकेंडरी बॉन्डिंग की तरह भी एक्ट करेगा। देखो कैसे करेगा बच्चों, यहां पर एक्चुअली यहां पर अभी आप लोगों को समझ लेना है कि अगर एग्जाम्पल में मैं अभी बता देता हूं, बाकी अभी आपको समझने की कोशिश कर लेना है। ऑर्गन सॉलिड, अब देखो यहां पर अगर मैं नोबल गैस के बीच में अगर मैं बोलूंगा तो यहां जो इंटरेक्शन होगा वैन डर वाल इंटरेक्शन, ये आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये आपका यहां पर प्राइमरी बॉन्डिंग को सपोर्ट करेगा। ये आपके किसको बताएगा बच्चों, प्राइमरी बॉन्डिंग को, क्योंकि ये किसके बीच हो रहा है बच्चों, एटम के बीच हो रहा है। क्योंकि ये किसके बीच हो रहा है, एटम के बीच हो रहा है, ठीक है, एटम्स के बीच हो रहा है, ठीक है, एटम्स के बीच जो हो रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी बॉन्डिंग। लेकिन कभी कभी अगर आपका CH4 और डॉट 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 CH4 मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरेक्शन होगा, ये आपके सेकेंडरी बॉन्डिंग को बताएगा। और यहां पर जो इंटरेक्शन होगा, यहां पर जो इंटरेक्शन होगा वो उस इंटरेक्शन भी वो वाला इंटरेक्शन भी आपका क्या होगा, वैन डर वाल इंटरेक्शन। अब देखो वैन डर वाल इंटरेक्शन, अब इसके बारे में बताता हूँ कहाँ होता है आगे जाके, लेकिन अभी आप समझो, इसको समझो। वैन डर वाल इंटरेक्शन एक्चुअली में क्या होता है कि वैन डर वाल इंटरेक्शन में आपके क्या होता है बच्चों, दोनों के दोनों आपके नॉन पोलर होने चाहिए। देखो इस पर तो कोई चार्ज नहीं आ सकता, इस पर भी कोई चार्ज नहीं आ सकता, तो दोनों के दोनों आपके क्या है बच्चों, नॉन पोलर है। दोनों के दोनों क्या है बच्चों, आपके नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। यहां पर भी आपके नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, मतलब कोई भी आपकी पोलैरिटी नहीं है। यहां पर भी ये भी क्या है बच्चों, नॉन पोलर है, ये भी आपका नॉन पोलर है। बोथ आर नॉन पोलर, तो बोथ आर नॉन पोलर। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्डिंग होगी वो आपकी सेकेंडरी बॉन्डिंग होगी, और जो सेकेंडरी बॉन्डिंग होगी वो वैन डर वाल बॉन्डिंग होगी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना था। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये नोट आप लोग ध्यान रख लेना, और आप लोगों को किस तरीके से चैप्टर को आगे की ओर मूव करना है। आप लोगों को कुछ आइडिया लग गया होगा। कल से हम पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में, फिर हम कोवेलेंट बॉन्डिंग, फिर हम मेटालिक बॉन्डिंग, फिर अब वैन डर वाल बॉन्डिंग के थ्रू हम पूरा चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। यहां पर ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। और सबसे ज्यादा जो हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है वो केवल और केवल आपका कौन सा बॉन्डिंग है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्डिंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोवेलेंट बॉन्डिंग को अच्छे से समझ लिया, बहुत ही ज्यादा अच्छे से वाइड कंसेप्चुअली वाइडली अगर आपने समझ लिया, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारे सिलेबस में ये आपका केमिकल बॉन्डिंग में अप्रोक्सीमेट 80% सिलेबस को कवर करता है। 80% सिलेबस में आपके कोवेलेंट बॉन्डिंग है और बाकी सारे बॉन्डिंग आपके 20% में। तो आप लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग को बहुत ही ज्यादा अच्छे से फोकस करो, हर जगह आपके एग्जिस्ट करेगा और हर जगह आपको तकलीफ देगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट है जो आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको अब यहाँ तक का केमिकल बॉन्डिंग का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो आपका कंप्लीट हुआ। इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको चैप्टर को मूव करना है, ठीक है। अब हम कल से हम आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। आई होप सो कि आज का लेक्चर आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।